एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने, हमारे, हम सबके हम लोग पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए हम लोग के साथ, और हम लोग आप लोग के साथ जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। आज के दिन के तीसरे सेशन और आखिरी सेशन में आप लोग का स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करेंगे एनोनिमस पुस्तक की सोलो बुक ऑथर स्वप्नी शर्मा मैम के साथ। तो जल्दी से उनके साथ जुड़ते हैं और आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूँ, जो लोग देर से जुड़े हैं, आज का ये तीसरा सेशन है। पहला सेशन हम लोग आत्ममंथन की सोलो बुक ऑथर शालिनी अग्रवाल मैम के साथ किए थे। उसके दूसरा सेशन यशपाल सिंह चौहान सर के साथ किए थे। तो आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ स्वप्निल मैम आ चुकी है और उनके साथ सोलो बुक सेशन हम लोग लीजिए मैम, और सेशन को शुरू करते हैं। तो स्वप्निल शर्मा जी का धन्यवाद है और स्वागत है, ये आ चुकी है। जी हाँ, तो हेलो स्वप्निल। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर फर्स्ट सोलो बुक एनोनिमस, फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको, आपकी फर्स्ट सोलो बुक आ चुकी है एनोनिमस, उसके बारे में बताइए, कैसी फीलिंग जस्ट बताइए। फीलिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है, खुद पे कहीं ना कहीं प्राउड भी फील हो रहा है कि हाँ मतलब लगभग 10 साल की जर्नी रही है राइटिंग की, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो तब से इतने लंबे टाइम बाद एक मतलब एक खुद का सोलो बुक निकलना खुद में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो उसको कवर कर पाना, उसको कैचअप कर पाना खुद में मतलब बहुत एक्साइटिंग भी है। नर्वस भी फील होते हैं कि हाँ लोगों का कैसा रिएक्शन रहेगा। तो हाँ, एक मिक्स्ड अप और ओवरवेलमिंग फीलिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कि एनोनिमस आपके लिए क्या है, और उसके बारे में आप खुद बताइए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खुद में हो रहा है जी। एनोनिमस क्या है, एनोनिमस आपके लिए एनॉन क्या है? जी। एनोनिमस को देखा जाए तो एनोनिमस का वर्ड जनरली हम लोग जिसका मीनिंग जानते हैं वो ये है कि हाँ कोई ऐसा शख्स या इंसान जिसका कोई खुद का पहचान ना हो, कोई चेहरा ना हो। लेकिन अब मेरा इस बुक में जो पोर्ट्रे करने का मेरा जो इंटेंशन था वो ये था कि सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ इंसान ही नहीं, कई हमारे थॉट्स भी ऐसे होते हैं जिनको कि हम बड़े गोल्स या बड़े अपने आइडियल्स के चक्कर में हम लोग अपने छोटे छोटे विशेष को, छोटे छोटे थॉट्स को इग्नोर कर देते हैं या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो कि वो डिजर्व करते थे एक्चुअली। जो उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था वो हम लोग देने से या तो खुद को रोक लेते हैं या इंटेंशनली दे ही नहीं पाते। तो वो उस बारे में पूरा किताब है कि हाँ कई सारी ऐसी छोटी चीजें भी होती हैं जिनको बड़े गोल्स से ज्यादा भी उनकी वैल्यू हो सकती है, उनमें वो कंटेंटमेंट भी हो सकता है, मिल सकता है। वेरी ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक आई मस्ट से यूनिक, ग्रेट से ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड जब ये लोग जानेंगे कि व्हाट इज एनोनिमस मीनिंग ऑफ यू, बहुत ग्रेट है, सच में प्राउड ऑफ यू लिटरली। सर मैंने कहा था तो वेरी प्राउड इस ऑफ यू। बोलिए। इसीलिए बुक का सिर्फ नाम एनोनिमस नहीं रख करके उसका हम सब टाइटल भी रखे, अ स्टोर हाउस ऑफ रैंडम थॉट्स एंड डिजायर्स। ग्रेट। आई होप लोग इसको ज़्यादा समझेंगे कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू, प्राउड ऑफ यू लिटरली। तो थैंक यू। लेट्स थैंक यू प्रोसीड। सर। क्या, तो सबसे पहले शुरू शुरू करते हैं कि आपकी राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको शॉर्ट में बताइए। राइटिंग के बारे में अगर देखें तो अगर एकदम स्टार्टिंग से चले जाएं तो राइटिंग का एक जो सीड होता है, जो स्पार्क होता है, वो मेरे पापा को शायरी का बड़ा शौक था शुरू से, हमेशा से ही। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो जो सीड जो है वो इनहेरिट किया हुआ है। तो क्या और रहा बात मेरे इंडिविजुअली राइटिंग में काम करने का, तो हम 10 साल के थे, क्लास 5 में थे, तब हम सबसे पहले स्टोरी लिखे थे मोरल वैल्यू बेस्ड छोटे बच्चों के लिए, जिसका नाम था चेंज ऑफ हार्ट। और वहां से मेरा राइटिंग काइंड ऑफ राइटिंग करियर मेरा स्टार्ट हुआ। क्लास 6 7 में धीरे धीरे बड़े होते गए तो अनराइमिंग, फिर राइमिंग पोएम्स लिखना स्टार्ट किए। धीरे धीरे जो था राइटिंग का रेंज था वो बढ़ने लग गया, 2 लाइनर्स 4 लाइनर कोट्स पे आए। आज जाकर के फाइनली 10 साल बाद हम कह सकते हैं कि हाँ एक खुद का बुक लिखे हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, प्राउड ऑफ यू। एक छोटी सी बच्ची 9 साल 10 साल की उम्र में आपने राइटिंग स्टार्ट किया था, आप अभी उसको बोल रहे कि ऐसे मेरा राइटिंग करियर स्टार्ट हुआ था। सुन के प्राउड फील होता है कि आप हमारे पब्लिकेशन के पार्ट है। आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू राइट नाउ। हम लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी प्राउड फील करते होंगे। 9 साल की उम्र से थैंक यू स्टार्ट किया सर। और अभी भी आप छोटी बच्ची हैं, और आपको ये जो खुशी है ना चेहरे में ट्रांसफर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस होती है। आपकी खुशी, आपका इंप्रेशन हम लोगों में आ रहा है ट्रांसफर।
ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट चीज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके राइटिंग जर्नी के बारे में तो आपने बताया, आप ये बताएं कि आपको रीडिंग में क्या प्रेफर करती हो आप, आपके रीडिंग में प्रायोरिटाइज चीजें क्या होती है, आपको ये पढ़ना पसंद है, तो इसके बारे में बताइए, इंटरेस्ट के बारे में रीडिंग के बारे में कहा जाए तो नॉवेल्स वगैरह कई लोग पढ़ना पसंद करते हैं, हमको प्रोज पोएट्री ज्यादा हम प्रेफर करते हैं। प्रोज पोएट्री में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरा पोएट्री की तरफ जो इंटरेस्ट जो था वो शेक्सपियरियन लिटरेचर की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब पोएट्री में अगर लोग कहें कि हाँ तुमको पोएट्री पढ़ना क्यों पसंद है या पोएट्री लिखना क्यों पसंद है, तो उसका मेरा सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि प्रोज में या नॉवल प्लॉट्स में क्या होता है कि जो ऑथर जो कंसेप्ट जो प्लॉट वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग का इमेजिनेशन उस प्लॉट या के इर्द गिर्द ही रह जाता है, उसको हम लोग और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते, उस रेंज को ज्यादा बढ़ा नहीं पाते। लेकिन पोइट्री में क्या है कि अब एक लाइन है सपोज कि दैट इट वाज अ रियली सनी डे, तो अब वो रियली सनी डे को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं, वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हर एक लाइन का क्या मीनिंग निकलेगा, वो मेरे इंटरप्रिटेशन पे है, मेरे समझ पे है कि हाँ हम उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हैं या उसको हम मतलब किस तरीके से कई बार अपने लाइफ में अपने खुद के लाइफ में उतार रहे हैं। तो वो पोइट्री का सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से वो है, इसलिए हमको पोइट्री पढ़ना काफी पसंद है। ग्रेट। तो ये जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो मेरे दिमाग में क्लिक किया था, बट दैट टाइम आई वाज जस्ट सिंगिंग लिसनिंग। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट आपके बारे में, कि जिसने 9 साल 10 साल की उम्र में पहला जो चीज लिखा था वो माइक्रोटेल था, आई मीन स्टोरी था, शॉर्ट स्टोरी, बट उसका फेवरेट चीज प्रोज है, पोइट्री है। ये भी काफी कॉन्ट्राडिक्ट चीज है आपस में, एक तरह से रेसिप्रोकल चीज है कि आपने स्टार्ट किया स्टोरी लिखना, बट नाउ आपका फेवरेट है पोइट्री, और वो भी आपने मिस एग्जाम्पल। बहुत अच्छा। तो जस्ट इसका एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है कि जो हम लोग पढ़ते हैं वही लिखते हैं। तो आपने पढ़ाई की बात कर ली, हमने की, आप बताइए कि आपको लिखना क्या पसंद है, राइटिंग प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट के बारे में, चॉइसेस के बारे में बताइए। राइटिंग प्रेफरेंस के बारे में भी बात करें तो स्टार्टिंग भले ही हम स्टोरी से किए थे जिसमें कि मेरा इंटेंशन रहता था कि हाँ भले स्टोरी चाहे एक पैराग्राफ में ही पूरे प्लॉट मेरे डिस्क्राइब हो जा रहे हो या बढ़ करके वो 3-4 पेज चले जाएं, एक मोरल कम से कम निकल के आना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। हालांकि जब वो स्टोरीज हम लिखा करते थे तो हम खुद छोटे बच्चे थे तो वो छोटे बच्चों के लिए ही लिखते थे, बट है कि अब धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए वो मेरा राइटिंग प्रेफरेंस भी जो है रीडिंग प्रेफरेंस के साथ साथ राइटिंग प्रेफरेंस भी मेरा पोइट्री की तरफ शिफ्ट होने लग गया। उसमें भी रीजन क्या, मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन जो है पोइट्री के लिए हम सोच के चले कि नहीं कहीं ना कहीं इतने सारे लोग हैं, इतने लिटरेचर लवर्स हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि हाँ मेरे ही तरह काश या मैं भी सोचता होगा कि नहीं पोइट्री को समझना वो मेरे ऊपर है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं, हर एक लाइन का क्या मीनिंग हम निकाल रहे हैं वो मेरे ऊपर है। अब जैसे हम अपने बुक का भी बात करेंगे तो उसमें मतलब कई सारे पोएम्स कई सारे कंपोजिशंस ऐसे हैं जिनको कि आप अगर लिटरल वे में अगर लेना चाहेंगे तो कोई और मीनिंग निकलेगा, आप अगर किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोएम को पढ़ेंगे तो कोई और ही मीनिंग निकल जाएगा। तो उसमें क्या है कि हर एक लाइन में अलग अलग मेटाफर अलग अलग आयरनी यूज करना और उसको अलग तरीके से ऐसे पोर्ट्रे करना कि सामने वाले को लगे कि नहीं ये किसी और के लिए ये पोएट्री है, किसी और के लिए ये अलग स्टोरी है, किसी और के लिए ये कुछ ही है। तो वो अलग सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है, तो उस इंटरप्रिटेशन के रेंज को बढ़ाने का एक मौका देना उन लिटरेचर लवर्स के लिए, और उस रेंज को खुद को हमको अपने को बढ़ाना कि नहीं औरों के लिए है कि उनका इमेजिनेशन कह लीजिए या उनका इंटरप्रिटे एबिलिटी कह लीजिए, उन सब चीज को फेवर में रखते हुए हमको पोएट्री लिखना पसंद है। ग्रेट। सो आपके इस पार्ट को मैं 2 बात कहना चाहूंगा, फिर मैं एक फरमाइश भी करूंगा। तो फर्स्ट की जैसे आपने कहा बहुत सही कहा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हर एक पोइट्री का 2 पहलू होता है, 2 मीनिंग होता है, 2 इंटरप्रिटेशन होता है। एक होता है जो राइटर लिख रहा होता है या पोइट लिख रहा होता है, और एक जो रीडर पढ़ रहा होता है, पहली चीज। हाँ दूसरी चीज, इधर लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू किया था, एक आपकी एज की ही लड़की थी रामेश से, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने एक तरह से सजेशन दिया था, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम लोग को लाइन नहीं पढ़नी चाहिए, लाइन का मतलब या वर्ड का मतलब नहीं निकालना चाहिए, हम लोग को पूरी पोइट्री का मतलब निकालना चाहिए। ये खुद में बहुत डीप थॉट है कि आप पूरी पोइट्री को समझो कि इस पोइट्री में क्या लिखा है। बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है कि हम पोइट्री किसी अलग मोड में लिख रहे हो और चले जाते किसी में, ऐसा बहुत रेयरली होता है। बट अदरवाइज जो आपने कहा वो बहुत डीप था कि हम लोग को समझना चाहिए कि उसका रियल थॉट क्या है। और जहां तक रही बात फरमाइश की, तो क्वेश्चन और आंसर सिलसिला चलता रहेगा। मैं चाहूंगा आप कुछ सुनाइए, जो भी पोइट्री शॉर्ट कुछ भी कोट थॉट जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम लोग को आप सुनाना चाहें, प्लीज सुनाइए।
एक ये है काफी मतलब सीरियस टॉपिक कह सकते हैं हम लोग। आज के समय में इतना ये जो कोविड वगैरह का जो सिचुएशन इंक्रीज हुआ, तो जी। लोग अपने अपने घरों में बंद रह गए। कई लोगों मतलब कि हाँ कुछ काम है बाहर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो गए या हम यंगस्टर्स जितने हो गए, कई लोगों को क्या है कि वो स्क्रीन से इतने ज्यादा मतलब अटैच हो जा रहे हैं कि उन लोग के लिए बाहर की दुनिया में निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन वो चीज है कि वो ऊपर का जो सीन है वो हम लोग को वो वैसा नजर आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ कई ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि हाँ डिप्रेशन और एंजाइटी से वो लोग सफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स जो है वो सामने से नजर नहीं आते। हम लोग को लगता है कि हाँ भाई ये तो दिन भर रूम में रहती है या ये तो दिन भर फोन में लगी रहती है, तो ये अपना एंटरटेनमेंट में ही है, लेकिन इसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। एक्चुअल में क्या रीजन है वो जो इंसान उस चीज से गुजर रहा है सिर्फ उसी को पता चल पाता है। तो वो उस सिचुएशन पे बेस्ड एक पोएम है इस बुक में जिसका नाम है वी शुडंट बी दिस काइंड ऑफ टायर्ड एट आवर एज। तो उसके बारे में करना चाहिए ग्रेट सिंगिंग स्टार्ट। कि why don't you talk too much, why are you always glued to your phone, why are you always on your bed, why don't you leave your room, why do you always have your headphones on, why don't you never help with household chores, why don't you step out of the house, why are you so egoist, who will help you get things through. People have become so used to of endlessly repeating these questions that after a point of time that even the smallest conversations start hurting and bothering us. We shouldn't be this kind of tired at our age. But have anyone ever realized why do we keep us busy with ourselves? Why we don't bother ourselves by getting involved in conversations where no matter what, we will definitely be compared to someone else or at worst even get insulted? Why don't we leave our phones aside and sit together with someone when all they will do is either embarrass us or make fun of us? Why don't we expect that a person in flesh will be there to help us out and calm us down? Getting anxious in front of people who I don't even know is not a crime. Being reserved in oneself and try to refrain from talking a lot is also not a crime. Listening to music or any content which help us relax and deviates our mind from all the emotional mess we go through is also not a crime. Great. So first of all, before talking anything about the poetry, I would like to say कि you got a next level of vocabs. I must say that. I think everyone who is Thank you listening so that much. will hear. तो इसके पीछे का रीजन पहले बताइए। आई नो द स्टोरी बट आई वुड लाइक कि आप इसको बताइए कि आपके वोकैब का इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वास्ट, इतना नेक्स्ट लेवल होने के पीछे का रीजन बताइए प्लीज। क्या? स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी का अगर बात किया जाए तो हमको जैसा लगता है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन शेक्सपियरियन लिटरेचर पढ़ना है। स्कूल में एक्चुअली कोर्स के सिलेबस की वजह से शेक्सपियरियन लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया गया था हम लोग को, लेकिन उसके थ्रू उसके वजह से जो मेरा पोएट्री की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, तो उस कारण एक बार ऐसा भी हुआ था कि क्लास 8 का ही इंसिडेंट है। हम लोग के टीचर थे इंग्लिश टीचर सर थॉमस, वो एक्चुअल में मतलब इंटरनेशनली पढ़ाते थे। वो कुछ टाइम के लिए आए थे, स्पेशल फैकल्टी थे। उनका खुद का ये मेरा पोएट्री वगैरह पढ़ के उनका खुद का ये कहना था कि स्वप्न तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यूज जो है अलग अलग चीजें एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बस तुम अपने वोकेबलरी पे अगर थोड़ा सा काम करोगे तो आगे चल के कुछ साल में ये डेफिनेटली पक्का है कि तुम्हारा अपना खुद का बुक निकल जाएगा। और आज वो बात सच आज होती समझ में आ रही है। या दो तीन पॉइंट और कि बेसिकली क्वेश्चन तो हो गए बट दो तीन चीजें आई थी तभी जो मैंने उसको साइड में रखा था, अभी मैं बोलना चाहूंगा कि हम्म, बेसिकली देर इज क्वेश्चन बहुत मैं पूछता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि मैं 25 साल 30 साल में राइटर बनी या बना, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं 40 ईयर बाद, कुछ लोग बोलते हैं मैं रिटायरमेंट के बाद आए थे एक सर। हम्म, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि मैं आपको कैसे बोलूं कि 9 साल के पहले या 9 साल के बाद, तो ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विद द पासिंग टाइम या विद द पीरियड ऑफ टाइम या फिर विद द समय के साथ, जैसे आपने 10 साल से स्टार्ट किया, अभी 10 साल का आपका करियर आपने कहा, तो इस 10 साल में हम्म। आप अपने आप में जो चेंज होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये जो एक लेवल अप होता है, मुझे उस फीलिंग को बताइए। या आपको कब लगा कि नहीं मेरा लेवल अप हुआ है, मेरा लेवल 2 लेवल अप हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत एक यूनिक चीज है क्या, इसको बताइए। लेवल अप जहाँ तक होने का बात है तो देखिए जनरली राइटर्स में क्या होता है, स्पेशली जो कम एज के हैं उनके साथ ये चीज हम नोटिस किए हैं, चाहे वो मेरे खुद के साथ हो या मेरे फ्रेंड्स के साथ हो या एक नॉर्मल अक्वेंटेंस हो जिनको कि हम जानते हैं राइटिंग के थ्रू। उनके साथ ये स्टार्टिंग स्टेजेस में क्या होता है
कि मतलब लोग खुद को जज करने लग जाते हैं, अपने कंपोजिशंस को, अपने काम को जज करने लग जाते हैं कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, या हम ठीक कर भी रहे हैं या नहीं, या मेरा कुछ खराब हो रहा है या कुछ गलत कर रहे हैं क्या। तो उसमें ये चीज सबसे बड़े ज्यादा मायने ये रखती है कि मतलब आ, हम खुद को, और जो एक प्लॉट है या जो सिचुएशन है, हम उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप सोच के चलेंगे कि हाँ भाई हमको अब जैसे सनसेट के बारे में या समर वेकेशन के बारे में हमको लिखना है, वो हम रैंडमली इमेजिन करके लिख सकते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आप राइटिंग का आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा, आपको एक चीज आप खुद या तो नोटिस करोगे या आपको सीखना पड़ेगा कि आप इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करते हो। आप अगर इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, चाहे वो अपने खुद के हो, रियलिस्टिक हो या इमेजिनरी हो, ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी अगर कुछ है तो वो मतलब फीलिंग्स नहीं रहे या वो कुछ और हो गए, वैसा कुछ नहीं होता। बट है कि फीलिंग्स को अगर हम सक्सेसफुली अगर पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, जो रीडर है उस चीज को रिलेट कर पा रहा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस होता है। क्योंकि हम कुछ लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरा राइटिंग में, म्यूजिक में, दोनों में काफी इंटरेस्ट है। तो उससे ये एक चीज और सीख मिलती है कि चाहे वो पोएट्री हो या सॉन्ग्स हो, उसमें क्या है कि आपको उसके लिरिक्स के थ्रू, आपको उसके वर्डिंग्स के थ्रू उसका जो मैसेज जो मिल रहा है, रीडर को कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि नहीं, सामने वाले के पास मेरा स्टोरी है, ये जो चीज हम कहना चाह रहे थे वो हमको सामने में, अपने सामने लिखा हुआ दिख रहा है। तो वो रिलेटेबिलिटी होना चाहिए। वो रिलेटेबिलिटी तभी आएगा जब आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, चाहे वो रियलिस्टिक हो या इमेजिनरी हो, सही से पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। ये लास्ट पोर्शन बहुत यूनिक था। आई वुड लाइक टू से अभी तक मैंने 9 साल से लेके लगभग 80 ईयर्स तक के लोगों का, 90 बोल सकता हूँ बट एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 80 ईयर्स के एज तक का मैंने इंटरव्यू लिया है। एंड ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लास्ट में आपने चेंज किया ना, ये थिंकिंग बहुत नेक्स्ट लेवल का है। रिलेटेबिलिटी को बताना चाहिए क्या, मैं बोल सकते, बट आपने जो एग्जाम्पल लेके बताया चीजों को, सो लिटरली हैट्स ऑफ टू यू, प्राउड ऑफ यू। आई थिंक मैं ये थैंक यू सो बहुत बार मच। बोल चुका हूँ एंड आई लिटरली थैंक यू। फील दैट। क्योंकि ये लास्ट में जो आपने बताया कि लगे कि मेरी कहानी बोल दी गई है, और यही बहुत बड़ा रीजन होता है एक पॉपुलर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ही इज द बेस्ट सेलिंग ऑथर। बेस्ट सेलिंग ऑथर होना, पॉपुलर ऑथर होना और ग्रेट ऑथर होना, आपका ग्रेट ऑथर होना सारा गुण है। तो आई वुड लाइक कि आप इसे लिखते रहिए, और अभी आपका जर्नी जस्ट थैंक स्टार्ट यू हुआ सो मच। है ना। थैंक यू आपने सो कहा मच। कि आपका 10th ईयर का जर्नी है, मेहनत आज तक हुआ, बट मार्क माई वर्ड, आज आपका स्टार्ट है, इसको जस्ट जीरो से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आप एज एन ऑथर हो। आप खुद फील कर रहे हो कि आज जो आपका लाइफ होगा, अभी जो लोग आपसे देख रहे हैं, बात करेंगे, जो आपके बुक्स का हाइप होगा, I can feel that, and I wish you a very, very, very great life ahead. And literally, you are थैंक यू proud of सो Hamru मच। Publication House. Today, I am giving you the name that proud of Hamru Publication House. You are the proud of Hamru थैंक यू Publication सो House. मच। ठीक है, तो थैंक यू चलिए इसको सो मच। कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि आपने, मैंने आपसे पूछा, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है, ये हो गया है ये। नहीं, ये नहीं हुआ था। हाँ, बताइए बताइए। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, या बताइए प्लीज। सलाह के बारे में अगर देखा जाए, सलाह या एडवाइस के बारे में, तो आई थिंक भले हमको लिखते 10 साल का ड्यूरेशन पार हो गया हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, 10 साल का ड्यूरेशन पार हो गया, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम उस अभी स्टेज पे हैं, उस स्टैंड पे हैं कि हम किसी को, चाहे वो राइटर हो या कोई पर्टिकुलर किसी भी फील्ड का इंडिविजुअल हो, हम उसको कोई एडवाइस दे सके, कोई सजेशन दे सके। या लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस हमको मिला उस बेसिस पे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप भले एक फ्रेशर हो, एक जस्ट न्यू राइटर हो, या आप किसी भी, मतलब लिटरली किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो या किसी फील्ड से नहीं भी बिलोंग करते हो, आपको कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ये जजमेंट देने के लिए कि हाँ, आप या आपका काम का क्या वर्थ है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, आपके काम का, आपका, आपके लाइफ का, हर आपसे रिलेटेड हर चीज का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या वैल्यू है, उसको डिसाइड करने का सबसे पहला हक और सिर्फ जो हक है वो सिर्फ आप ही को है। तो ये चीज हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है न्यू राइटर्स में। ये कई लोगों को इस चीज से लोग गुजरते हैं, इस स्टेज से गुजरते हैं कि उन लोगों को लगता है कि नहीं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं, हम अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं, वो स्टेज से
उस स्टेज से हर किसी को गुजरना पड़ता है। जो राइटर उस स्टेज को सक्सेसफुली पार कर गया, वो अपने आप में सबसे पहला और सबसे टफेस्ट माइलस्टोन क्रॉस कर चुका है। जो उस स्टेज को पार नहीं कर पाता, वो हमेशा के लिए, वो कितना ही अच्छा पोएम क्यों ना लिख ले, कितने ही अच्छे स्टोरीज क्यों ना लिख ले, वो हमेशा वो अपने करियर की सो कॉल्ड स्टार्टिंग में ही रह जाएगा। तो राइट, हाँ। ग्रेट। तो लास्ट आपने एक चीज में रिकॉल हो गई, तो मैंने इधर ही रिसेंटली वेब सीरीज देखा था, उसमें एक लाइन था कि ऑर्डिनरी पीपल नीड्स वैलिडेशन। इसको अगर हम लोग नॉर्मली समझे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर टैलेंटेड होते हैं या फिर थोड़े से एक्सपेक्शनल होते हैं, उनको ये वैलिडिटी नहीं चाहिए कि यू आर गुड। दैट वाज राइट जो आपने कहा, तो बहुत ग्रेट थॉट है। एंड मैं फिर से बोलूंगा कि इतनी कम उम्र में अगर इनको इतना ग्रेट थॉट है, तो आई थिंक जैसे इन्होंने बताया, जैसे मैंने भी कहा कि 80 ईयर्स के लोगों में वो, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग अबाउट द टैलेंट। टैलेंट का कोई एज नहीं होता है। एंड मेच्योरिटी हम लोग को बच्चों में क्या आदत कि 18 साल में हम लोग बालिग हो जाते हैं, और 20 साल ऐसा होता है, 25 साल। बट आप अगर 9 ईयर की, 10 ईयर की एज में, 10 ईयर की एज में कहानी लिख सकती हो। हाँ, ये मुझे जानना था कि आपने कहा कि आपने 10th ईयर की एज में 4 से 5 पेज की कहानी लिखी थी जो कि मोरल वैल्यू बेस्ड थी, राइट? तो मुझे ये बताइए जी। कि वो कहाँ से आपके मन में आया था कि एक छोटी बच्ची खुद छोटी बच्ची के लिए, बच्चों की लिख रही है। हमको वो जानना है कि हाँ। उसके पीछे का आइडिया क्या था, या पहले कहानी में मोरल क्या था। अगर आप ये बता पाए तो इट विल बी एन अमेजिंग थ्रिलिंग इंफॉर्मेशन फॉर अस। क्या? पहले कहानी जो हम लिखे थे उसका नाम, जैसा कि हम आपको थोड़े टाइम पहले बताए, कि जी। उसका नाम था द चेंज ऑफ हार्ट। द चेंज ऑफ हार्ट बेसिकली लिटरल मीनिंग ही है उसका। उसका जो मोरल वैल्यू था वो टेक्निकली यही था कि नहीं, हमको अच्छाई के लिए, अपनी अच्छाई से पहले औरों की अच्छाई के लिए हमको, मतलब आसान इजी वर्ड्स में अगर कहेंगे तो हमको अपनी अच्छाई से पहले औरों की अच्छाई रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हम अपने भले के लिए दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं, तो वो टेंडेंसी हम लोग में नहीं होनी चाहिए। और रहा बात मोरल वैल्यू का, तो मेरा एक छोटा भाई है, हमसे 5 साल छोटा है, तो उसको भी कई बार ऐसा होता है कि हाँ, बैठे बैठे कई चीजें समझाते करते हैं, तो वो एक ओल्डर सिबलिंग जो मतलब टेंडेंसी जो था, एक वो भी रहा। और दूसरा चीज ये है कि मतलब आसपास में भी कई फ्रेंड्स थे, कुछ थे कि हमसे भी ज्यादा मेच्योर्ड एक्ट करते थे, कुछ थे जो मेरे जैसे ही थे, कुछ थे जो कि मतलब भले ही वो टैलेंटेड हो या इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो एक मतलब बचपना, क्योंकि 10 साल की उम्र में वो हर कोई मतलब वो उतना वो थिंकिंग रखे, ये जरूरी नहीं है, वो That, कई बहुत yeah, कम that लोगों में was ही the होता है। question, right? That was the question. वही मैं, right, right. तो और सेकंड चीज ये कि वो मेरा जो इनोसेंस जो है, वो कुछ रीजंस ऐसे थे कि मतलब हमको एज के, अपने एज से पहले ही हमको मैच्योर्ड एक्ट करना पड़ गया। कुछ जेन्युइन रीजंस वैसे थे, हमको मतलब छोटे होने के बावजूद भी बड़ा दिखाना पड़ गया खुद को कि नहीं, हम बड़े हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो एक वो टेंडेंसी भी था कि नहीं, मतलब हम नहीं देख पाए, हम जो चीज नहीं कर पाए, शायद वो मेरे हेल्प के थ्रू और लोग कर सकें। शायद ऐसा हो कि जो चीज हम खुद, अगर जैसे किसी रोड पे चल रहे हैं, हम खुद गिर के उठ के हम संभल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि और भी पीछे जो दूसरा है वो गिर के ही उठे, वो ये हमको गिरते देख के वो ये देख सकता है कि नहीं, रोड खराब है, हमको देख के चलना। My God, literally you are a book of inspiration। मतलब अगर कोई 5 मिनट आपसे बात कर ले, पीपल विल बी लाइक ओ माय गॉड। वही मेरा पॉइंट था। आप एंड आपने उसको सेम पोर्ट्रे किया। मैंने इसीलिए जब, और दूसरी बात, जब आप आई हैं अभी, जैसे मैंने पहले ही पूछा था, जी। तो सीज ऑफ 19, जस्ट 19, एंड जैसे आपने आके कहा कि मेरी फर्स्ट बुक आई है, मेरा 10 साल का करियर था, अब लाइक कि 9 साल में इनका करियर स्टार्ट हुआ, एंड सीज ऑफ जस्ट 19 राइट नाउ। सो मतलब ये कैसे आया, मतलब। और हाँ, दूसरी बात, तो आपने जैसे कहा था उस दिन थोड़े पहले कि आपने कहीं कहा था कि मैंने सोचा कि मेरे ऐसा भी कोई राइटर सोचता हो, तो आपने उससे अपने कंटेंट को पोर्ट्रे किया, राइट? सो मेरा भी यही था, जैसे कि राइट नाउ व्हाट आई नो दिस इज जस्ट 0.1% ऑफ माय होल जर्नी, बट आई फील ना कि जो मेरी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आए थे, जो डाउन्स आए थे, स्पेशली जो भी बैड फेज ऑफ लाइफ था या जो चल रहा है, आई थिंक दैट मेक्स मी बेटर, एंड नॉट बेटर इन अ पॉजिटिव ग्रेट वे। आपने भी सेम वही कहा, और ये लाइन लास्ट का इतना डीप है, आई थिंक हर किसी को समझना चाहिए। मैं रिकॉल करूंगा, इन्होंने कहा था कि अगर मैं रोड पे, सड़क पे गिर के सीखी हूँ, मतलब मेरे में खरोच आई है,
तो सिर्फ लोगों को सिर्फ सुन के ठीक होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि हर किसी को ठोकर खा के ही सीखना है। कि अगर पता है उस रास्ते में पत्थर है और अंधेरा है, तो मैं या तो उन्हें टॉस दिलाऊं या बताऊं कि रास्ते में पत्थर है। अब जरूरी नहीं कि वो पत्थर से ठोकर खा के सीखे। एंड आई थिंक 19 साल की उम्र में अगर ऐसा कुछ है तो वो है ना कि लाइफ इज द बेस्ट टीचर। आई थिंक दिस इज द सीन फॉर विथ यू। तो बहुत ग्रेट बात है स्वप्निल। एंड लास्टली आप भी बताओ, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मतलब अपनी चीजों को एक्सप्रेस करके? दुनिया आपको देखेगी, यूट्यूब पे भी जाने वाला वीडियो कल आज ही जाएगा, तो इट विल बी अ ग्रेट जर्नी। तो लास्टली इसके बारे में बताओ। आई वुड लाइक टू हैव टू नो योर एक्सप्रेशन, क्या फील कर रहे हो? क्योंकि बुक आना अलग है, यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना ये अलग है। प्लीज इसके बारे में बताओ, कैसा लग रहा है? अपने रिएक्शन के बारे में कहा जाए तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस ज्यादा है कि हाँ लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से मेरे वर्ड्स को समझेंगे। सबसे बड़ी चीज ये, हम अपने वर्ड्स को हम कैसे समझ रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि हाँ उस वे में ही लोग समझें, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरीके से समझ रहा हो। कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि हम जो लिखे उसको लिटरली ही ले लें, कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि उसको किसी गलत वे में ले लें, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उसको जिस तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं चीजों को ठीक उसी तरीके से ले। तो वो इंटरप्रिटेशन वाला चीज है, जैसा इंटरप्रिटेशन होगा वैसा ही रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन के लिए कि हाँ कैसा रिएक्शन मिलेगा उसके लिए नर्वसनेस है। एक्साइटमेंट इस बात का है कि हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम एक खुद का बुक निकल रहा है तो उसका एक्साइटमेंट है। फिर रहा बात प्राउड फील करने का, तो फैमिली में क्योंकि हम टेक्निकली देखा जाए तो अभी ऑफिशियली एक राइटर हो गए, तो वो या पूरे फैमिली में मतलब पूरे खानदान में कह लीजिए कि पहले राइटर हैं। तो वो उसका भी है कि हाँ फैमिली मेंबर्स का सबका अच्छा रिएक्शन आ रहा है राइट। कि नहीं स्वप्न अच्छा कर रही हो, और ऐसे ही करते रहो चाहे वो शौक हो या पेशा हो। आपका आपका शौक आपका पेशा कब बन जाएगा आपको कभी नहीं पता, लेकिन आपका एक चीज ये भी पॉइंट करने वाली बात है कि आपका शौक आपका पेशा कब बन जाएगा ये आप नहीं जानते, लेकिन आप अपना पेशे को जब तक अपना शौक नहीं बनाओगे तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ये भी है। तो उसके साथ फिर है क्या कि मतलब नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, खुशी भी है साथ में कि नहीं फाइनली मतलब अपने बात को हम लोगों के सामने रख पा रहे। कई सारी चीजें ऐसे भी होती हैं कि सिचुएशन को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए हम कभी कुछ बोल नहीं पाए सामने वाले को, तो लोगों को बता नहीं पाए कि नहीं हम भी कुछ सोच रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा फील कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ लोग बोल के निकल जाते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते। तो वो चीज है क्या कि उसको भी कह सकते हैं कि हाँ हम इस बुक के थ्रू कहीं ना कहीं उस बात को भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि नहीं मेरी जो फीलिंग्स हैं उसको भी हम शेयर कर सकते हैं, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो मेरे एम्बिशंस हैं, उनको भी हम औरों की तरह ठीक औरों की तरह हम भी पूरा कर सकते ओके। बेसिकली क्या होता है कि आई हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सीन एंड आई आस्क एंड गो। बट क्या होता है कि रियल कॉन्वर्सेशन क्या होता है जो ऑन द स्पॉट बनती है, मतलब यू आर आंसरिंग समथिंग एंड आई एम लिसनिंग एंड आई एम जस्ट आस्किंग या फिर रेजिंग क्वेश्चन। लास्टली एक और पॉइंट आपकी बात पे उठा जो आपने कहा, दो पॉइंट उठा जो आपने लास्ट में बताया कि कुछ लोग एज इट इज लेंगे, लिटरल लेंगे, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग सेम टू सेम नहीं समझेंगे। तो इसका आंसर आपको खुद हैं। पता है कि जिसकी माइंडसेट आपकी तरह होगी तो वो वैसा लेंगे, हाँ जिसकी आपके हाँ अपोजिट वो अपोजिट लेंगे, डेफिनेटली। जिसका नॉर्मल नॉर्मल लेंगे। एंड लास्ट थिंग जो अभी आपने कहा कि आप राइटर बन गई, वो वाला बात भी बहुत अच्छा था। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं, हाँ जो आपने कहा कि कुछ लोग मतलब मैं भी चाहते थे कि मैं बोलूं, मेरा कुछ थॉट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुझे नहीं पता कौन लोग नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से दो चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जिन्होंने नहीं सुना या जिन्होंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया अभी तक, आई थिंक दे आर लॉस, दैट वाज देयर लॉस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन। मैंने क्यों कहा कि मैं आपसे तभी 1 घंटे पौने घंटे में हमारी बात हुई, अभी लगभग 30 मिनट 32 मिनट हुई है। ऑनेस्टली ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से, मुझे पता है ये रिकॉर्ड होने वाला, यूट्यूब पे आने वाला, इंस्टा पे रहेगा, फिर भी कि यू आर अ गुड टीचर, टीचर इन द सेंस मोटिवेशनल पर्सन। बिकॉज आई मतलब बहुत सी थैंक यू चीजें जो सो आई मच। हैव लर्न, आई थिंक मैं हर दिन 200-300 लोगों को सिखाता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ 200-300 कंपाइलर हैं, 50-60 कोर मेंबर हैं, टेक्निकल टीम 100 है, मतलब 300 से 400 लोगों को मैं सिखाता हूँ, समझाता हूँ। बट आई थिंक बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपसे अडेप्ट की है, सीखी हैं, एंड इट विल बी अ ग्रेट, ऑनेस्टली इट वाज अ ग्रेट सेशन टू थैंक यू सो मच। हैव यू। एंड मैं चाहता हूँ कि चीजें मैं शेयर करवाऊँ, मैं स्पेशली लोग से, आप लोग सुने, जो लोग देर से आएंगे या आए हैं, आप लोग प्लीज जाके शुरू से देखिए। एंड इस छोटी सी बच्ची की, 19 साल की बच्ची ने इतनी सारा इसमें टैलेंट भरा हुआ है। आई थिंक
क्योंकि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हो तो मैं एज ए गार्जियन बताना चाहता हूँ कि लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे गार्जियन को होता है प्राउड, तो वैसे मुझे आप पे प्राउड है कि आप हम लोग की पार्ट हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पब्लिशन हाउस में आप जैसी छोटी बच्ची जो ज्ञानी है, लिटरली ना, इस तरह से लिटरली बस बुक है। तो सच में यू रियली मीन इट, जो भी आपने लिखा है। आप लोग जाइए पढ़िए, और इनकी बुक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए पढ़िए, इनको फीडबैक दीजिए, और फिर हम लोग आगे बात करें। तो स्वप्निल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप आपका भी सेम फीलिंग होगा, सेम रिएक्शन है ना। जी। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। और आपकी जो पहली कहानी है वो 4-5 पेज की सुन के, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट टाइम लेकर आऊंगा, एंड इसका पहले हम लोग प्रमोशन करेंगे, क्योंकि आज के जो सेशन देखेंगे दे विल बी अ हाइप, दे विल बी अ सेंसेशन अबाउट यू, ठीक है। तो उस दिन मैं स्पेशली सिर्फ आपकी उस फर्स्ट पोइट्री को, स्टोरी को सुनने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए मैं आपको लेकर आऊंगा। देयर विल बी अ स्पेशल रेडियो सेशन फॉर योर फर्स्ट स्टोरी, एंड आई विश वी विल बी देयर। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और आप हमारे साथ जुड़े थैंक रहे, यू। बने रहे, है ना। तो धन्यवाद, गॉड थैंक यू ब्लेस यू, सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, 19 साल की बच्ची है, इनका थॉट नेक्स्ट लेवल का है। बड़े बड़े बच्चों से भी बहुत बड़ी बड़ी थॉट है, इनकी थिंकिंग है। तो आप लोग का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, साथ देने के लिए। और आज के इस तीसरे और आखिरी सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।